जब भी हम किसी कंडक्टर को देखते हैं तो कंडक्टर को देख के हमें यही पता लगता है, यही समझ में आता है कि वो पूरा का पूरा जो कंडक्टर है उसका पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन जो है वो हम लोग करंट को फ्लो कराने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब भी अगर हम प्रैक्टिकली देखें जाके या फिर कह सकते हो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें, तो जब भी एसी करंट फ्लो करता है उस कंडक्टर के अंदर तो वहाँ पे पता चलता है कि पूरा कंडक्टर सरफेस यूज़ ना होके करंट केवल जो है वो एजिस पे फ्लो कर रहा है, यानी कि स्किन पे फ्लो कर रहा है। और यहीं से पिक्चर के अंदर आता है स्किन इफेक्ट। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे स्किन इफेक्ट के बारे में और डिटेल में जानेंगे। अभी तक कई सारे ऐसे लेक्चर थे जैसे कि स्पेशली स्ट्रे लोड लॉसेस, वहाँ पर मैंने स्किन इफेक्ट को थोड़ा सा समझाया था। लेकिन एक सेपरेट लेक्चर बनाना ज़रूरी है क्योंकि स्किन इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला टर्म है और पूछे जाने वाला टर्म है। वाइवा में स्किन इफेक्ट पूछा जाता है बहुत बार। मतलब आप यकीन नहीं करो कि मैंने अपने पूरे बीटेक स्किन इफेक्ट प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को गलत तरीके से समझा था। धीरे धीरे जब मैंने रिसर्च पेपर पढ़े तो पता चला कि स्किन इफेक्ट कुछ अलग तरीके का होता है। मतलब रीजनिंग, स्किन इफेक्ट सबको पता होता है लेकिन उसके पीछे का जो फैक्ट है कि आखिर स्किन इफेक्ट क्यों हो रहा है और उसके पीछे की जो फिजिक्स है वो लोगों को नहीं पता होती। तो ये जो लेक्चर्स हैं स्किन इफेक्ट एंड देन इसके बाद हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो इन दोनों लेक्चर्स में मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपकी फिजिक्स क्लियर कर दूं स्किन इफेक्ट के पीछे की क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड में। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, जब भी किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो अगर उसके अंदर हम लोग डीसी फ्लो करा रहे हैं तो वहाँ पे देखा गया कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, दीज ग्रीन डॉट्स आर करंट, ठीक है। मतलब करंट बाहर की तरफ निकल रहे हैं मान सकते हो या अंदर की तरफ जा रहे हैं, जैसा आपको सही लगे। तो जब भी डीसी करंट फ्लो कराते हैं तो देखा गया कि यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। मतलब पूरा का पूरा कंडक्टर का सरफेस जो है भैया वो यूज हो रहा होगा डीसी करंट, मतलब करंट को सब करंट को रास्ता दे रहा होगा। मतलब पूरे का पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं एसी की तो एसी के अंदर ये दो इफेक्ट बहुत तेजी से डोमिनेट करते हैं। एक है स्किन इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो करंट है वो अपनी करंट डेंसिटी जो होती है वो बाउंड्री पे या कह सकते हो एजिस पे इकट्ठी हो जाती है। अब एजिस को हम लोग स्किन भी कहते हैं, ठीक है। तो वहीं से नाम आ गया स्किन इफेक्ट। तो मतलब क्या हुआ कि करंट जो कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था इस तरीके से वो एजिस पे इकट्ठा हो गया। देख रहे हो ना, एजिस पे यानी कि स्किन के ऊपर इकट्ठा है, किनारों पे इकट्ठा हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है स्किन इफेक्ट। वहीं पे एक और इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये क्या होता है कि जब दो कंडक्टर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रख दिए जाते हैं, मतलब बिल्कुल सटा सटा के या पास पास, तो उनके अंदर क्या होता है एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि करंट जो होता है वो एक किनारे पे इकट्ठा होता है, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट के अंदर मतलब पूरे के पूरे बाउंड्री पे इकट्ठा होता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के अंदर एक किनारे पे, अब वो किनारा ये वाला भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है, कोई एक किनारा, डिपेंड करता है कि दोनों कंडक्टर जो पास पास रखे हैं उनकी पोलैरिटी क्या है, ठीक है। तो कंडक्टर जो पास पास रखे हैं उनकी पोलैरिटी दोनों की सेम है कि दोनों की अपोजिट पोलैरिटी, इस बेसिस पे ये से डिसाइड होती है। इसको बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे स्किन इफेक्ट के ऊपर कि कैसे होता है, फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई पूछ ले कि यार स्किन इफेक्ट की डेफिनेशन बता दो, तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, टेंडेंसी होती है एसी करंट की जिसकी वजह से वो जो होता है कंडक्टर में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अनइवनली का मतलब समझ लो, इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, यानी कि पूरे के पूरे सरफेस पे हमने बांट दिया। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किनारे पे ज़्यादा बांट दिया और सेंटर पे कम बांटा। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। तो एसी करंट की एक टेंडेंसी होती है कि ये जो करंट होता है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अगर ये पूरा क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पे इस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सच डेट किस तरीके का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इस तरीके से होगा कि करंट डेंसिटी हाईएस्ट नियर दी स्किन ऑफ अ कंडक्टर, मतलब जो करंट की टोटल डेंसिटी है वो हाईएस्ट होगी एट द नियर द स्किन ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो किनारे हैं एजिस पे, एंड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली टुवर्ड्स द कोर। तो एक्सपोनेंशियली क्या होती है, करंट डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो यानी कि मैक्सिमम करंट डेंसिटी किनारों पे, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे करंट डेंसिटी जो होगी वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लगेगी। सो डेट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्किन इफेक्ट। तो अगर कभी स्किन इफेक्ट पूछ लिया जाता है या स्किन इफेक्ट पिक्चर में आता है तो आपको हमेशा ये डेफिनेशन जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर फीचर्स क्या होते हैं, कि मतलब स्किन इफेक्ट हो रहा है, ये इसकी कुछ और खासियत है क्या, तो हाँ चार पांच फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहला फीचर्स है कि केवल पाया जाएगा एसी के अंदर, मतलब ये याद याद रखना डीसी में नहीं होता ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंक्रीजेज विद द फ्रिक्वेंसी, यानी कि अगर हमारे पास अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है, एक 50 हर्ट्स है, ठीक है, और 30 हर्ट्स है एंड 100 हर्ट्स है, तो इसके अंदर 100 हर्ट्स वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी इसमें
बहुत ही ज़्यादा स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी आगे चल के इसको हम कवर भी करेंगे ऐसा क्यों होगा, और इसकी पिक्चर भी दिखाएंगे। अभी यहाँ पे हल्का सा समझा देता हूँ। जैसे 100 हर्ट्स आ रही है, तो इसमें बिल्कुल ही एजेस पे करंट फ्लो कर रहा होगा इस तरीके से। 30 हर्ट्स है तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। 50 हर्ट्स है तो इसके अंदर एजेस पे होगा, पर 100 हर्ट्स के मुकाबले थोड़ा सा इवन होगा। समझ में आ रही बात है। तो सबसे कम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 30 हर्ट्स में है, सबसे ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है 100 हर्ट्स। तो इसीलिए 100 हर्ट्स में मैक्सिमम स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम स्किन इफेक्ट जो होगा वो 100। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे, अब देख सकते हो तीनों में स्किन इफेक्ट हो रहा है, 30 में सबसे कम हो रहा है, तभी देखो करंट अंदर तक फ्लो कर रहा है, लगभग लगभग सरफेस पे है। लेकिन जैसे ही 50 हर्ट्स पे गए बाउंड्री पे चला गया, 100 पे गए तो बिल्कुल किनारे थिन एजेस पे चला गया। तो डेट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी। ओके, तो नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है रिड्यूस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑब्वियस ही बात है यार, एक बात सोचो, हम खरीद के लाए इतना बड़ा, यानी कि मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक का है 1 सेंटीमीटर डायमीटर का वायर। तो हम ये मान के लाए थे कि पूरा 1 सेंटीमीटर का जो डायमीटर है वायर का, उसमें फ्लो करेगा। अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था। पर करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, केवल एजेस पे फ्लो कर रहा है। अब एजेस पे फ्लो करेगा तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम वायर लेके आए थे उसका कितना रह गया, मान के चलते हैं 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया। क्यों? क्योंकि भाई एजिस का इतना ही एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब करंट केवल इतने एरिया में ही फ्लो कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, इफेक्टिव एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यही बात लिखी हुई है, क्रॉस सेक्शनल इफेक्टिव एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शनल का वो रिड्यूस हो जाता है। अब नाउ जब एरिया कम होगा तो सबसे पहला इंपैक्ट आता है रेजिस्टेंस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो सबसे पहला इंपैक्ट आएगा रेजिस्टेंस पे। अगर एरिया कम करोगे इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से पावर लॉस बढ़ेगा और हीटिंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं पावर लॉस, तो पावर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ओमिक लॉसेस फेमस है, जिसमें आर जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। और इसी तरीके से हीटिंग की बात करें तो हीटिंग भी आई स्क्वायर आर टी होती है, तो वहाँ पर भी है। और एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, एफिशिएंसी जो होती है पावर को कैरी करने की वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लॉसेस के। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो इस तरीके से स्किन इफेक्ट जो होता है वन ऑफ द डोमिनेंट इफेक्ट है। अगर हम बात करते हैं एसी ट्रांसमिशन की, ठीक है, तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन जब भी बात करोगे तो स्किन इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिक्चर के अंदर डोमिनेट करता है। ठीक है, अब समझते हैं कि यार फिजिक्स क्या है, मतलब क्यों हो रहा है स्किन इफेक्ट। ठीक है, इसको जरा समझते हैं एकदम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एकदम हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट फिनोमेना की। बुक्स में बहुत जगहों पे जस्ट दे रखा है कि सेंटर में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होता है और आउटर शेल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कम होता है, तो इसकी वजह से करंट जो होता है बाहर फ्लो हो जाता है। यार ये सब एक बात है, लेकिन इसके पीछे का ना साइंटिफिक जो रीज़न है वो आज आपको समझाता हूँ मैं। ना इस रीज़न को समझने के लिए हमें 2-3 कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको स्किन इफेक्ट समझना है तो आपको पता होना चाहिए एडी करंट कैसे आते हैं पिक्चर में। एडी करंट का कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लेते हैं, साथ ही साथ डायनेमिक और स्टैटिक इंडक्शन भी समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायनेमिक इंडक्शन क्या होता है। मान के चलते मेरे पास एक मैग्नेट है और ये मेरे पास एक मेटल शीट है। बहुत ध्यान से समझना, बड़े मेहनत से ये मैंने स्लाइड तैयार करी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये मेटल शीट है तुम्हारे पास और ये मैग्नेट है ना। जैसे ही इस मैग्नेट को मैं इस शीट की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा, तो ये मेटल शीट है, तो जब इसकी तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा तो इस शीट से लिंक होने वाला फ्लक्स नॉर्थ का फ्लक्स ऐसे निकल रहा होगा, इस शीट से लिंक हो रहा होगा। तो वो क्या होगा, जो लिंकेज फ्लक्स है वो चेंज होगा। अब जैसे ही फ्लक्स लिंकेज इस मेटल शीट के साथ चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेट अब तुम्हारी तरफ आ रही है, तुमसे जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे दूर थी तो छोटा सा नॉर्थ था, जैसे जैसे तुम्हारे पास आएगी नॉर्थ की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अब नॉर्थ पास आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इस मेटल शीट से लिंक होने वाला फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा। और फ्लक्स लिंकेज अगर चेंज होगा तो हम जानते हैं पिक्चर के अंदर आ जाएंगे फैराडे। फैराडे तुरंत आते ही कहेंगे भैया जब भी फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब फैराडे तो कह के चलेगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, पर वो ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी, या इस ईएमएफ की वजह से बनने वाला जो करंट होगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, वो डिसाइड करता है लेंज लॉ। तो लेंस कहता है कि जो ईएमएफ बनेगा या उस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी कि अपने कॉज को अपोज कर सके। ठीक है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। तो लेंस लॉ कहता है, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे जो बेसिक के लेक्चर मैंने डाले हुए हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मशीन्स के, वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ लेंस फैराडे सब बताया है। ठीक है, तो लेंस ने सिंपल सा कहा कि भैया जो भी आप ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट बनेगा वो अपने कॉज को अपोज करने के लिए डायरेक्शन चूज करेगा। तो अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ में आ गया।
अच्छा, अब ये है मेटल शीट, बहुत ध्यान से समझना मेटल शीट। तो मेटल शीट के अंदर जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर जाएंगे, क्योंकि ये भी कंडक्टर पूरा का पूरा सरफेस कंडक्टर का है, तो यानी कि हमें यहाँ पे एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? और ये जो करंट इंड्यूस होगा वो सर्कुलर पाथ में होगा इस तरीके से, इसी को हम लोग एडी करंट कहते हैं। ठीक है, तो एडी करंट का जो नाम है, ये बेसिकली जैसे भंवर होती है ना, तो आपने कभी कभी नदी में देखा होगा, तो इस तरीके के सर्कुलर भंवर होती हैं, तो उनसे नाम से हमने डिराइव करा है। ठीक है, तो बाकी एडी करंट को मैंने सेपरेटली ट्रांसफार्मर वाली सीरीज में भी कवर करा है, जाके एक बार जरूर चेक करना, वहां पर भी मैंने एडी करंट कैसे बनते हैं उनको बड़ा डिटेल समझाया, जब सीआरजीओ की बात करी है, लेमिनेशंस की बात करी है। ठीक है, खैर, तो ये एडी करंट समझ में आ गया। तो एडी करंट इस तरीके से मेटल शीट के अंदर इंड्यूस हो जाते हैं जब भी फ्लक्स लिंकेज उस शीट के साथ चेंज होता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग इस मैग्नेट को इसकी तरफ ला रहे हैं, तो अगर मैग्नेट को इसकी तरफ ला रहे हो तो लेंज ने कहा था कि कॉज को अपोज करा जाएगा। अब इस मैग्नेट को अपनी तरफ आने से रोकने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बना दो। तो नॉर्थ के सामने अगर नॉर्थ बना दोगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो ये मैग्नेट जो इसकी तरफ तेजी से चलती चली आ रही है ये रुक जाएगी। सो रिलेटिव मोशन को अपोज करना ही हमें लेंज लॉ ने बताया। लेंज लॉ ने कहा कि हमें मोशन को अपोज करना है, रिलेटिव मोशन को। तो उसके लिए क्या होगा, नॉर्थ के सामने जब भी नॉर्थ पोल इसकी तरफ बढ़ेगा, तो हमारा यानी कि इसके अंदर जो बनने वाला एडी करंट होगा उसका बस एक ही काम होगा कि अपने तरफ जो मैग्नेट आ रही है उसको रोक देना। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल आ जाएगा, तो यहाँ से पोलैरिटी गवर्न होती है। तो जब भी नॉर्थ पोल किसी मेटल शीट की तरफ बढ़ेगा, तो वहां पर बनने वाला जो एडी करंट होगा वो इस तरीके से बनेगा कि सामने नॉर्थ पोल बन जाए। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, अगर इसका अपोजिट ले, कि मान लेते हैं मैग्नेट हम लोग यहाँ इसकी तरफ ना ले जाके अपोजिट ले जाएं, तो अपोजिट ले जाओ। तो ऐसे केस में अगेन लेंज लॉ के स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। लेंज ने कहा कि जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि रिलेटिव मोशन, ठीक है, कॉज को अपोज किया जा सके। अब कॉज क्या है, कॉज है इस मैग्नेट और इस शीट के बीच का मोशन, रिलेटिव मोशन। तो अगर ये मैग्नेट हमसे दूर जा रही है और हमें इसको, इसके मोशन को रोकना है, तो उसके लिए इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, फोर्स इधर लगानी पड़ेगी। तो नॉर्थ को अगर तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो इधर क्या बनेगा, साउथ आ जाएगा। समझ में आ रही? क्लियर हो गया यहाँ पे बात? समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लेंज ने कहा, फिर से बता दे रहा हूँ, लेंज ने कहा अपने कॉज को अपोज करना है। अब कॉज क्या है, कॉज तुम्हारा है रिलेटिव मोशन। अगर मैग्नेट तुम्हारी तरफ आ रही है और इसके मोशन को अपोज करना है, तो सामने इसको अपोज करना है, इधर आ रही तो इसकी इधर की तरफ अपोजिट फोर्स लगाओ, तो नॉर्थ बना लो। अगर मैग्नेट तुमसे दूर जा रही है तो तुम कहोगे अरे रुको रुको कहाँ जा रहे हो, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए साउथ बनाओगे। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जब भी कोई नॉर्थ पोल किसी शीट की तरफ आएगा तो नॉर्थ एडी करंट इंड्यूस होंगे, और दूर जाएगा तो साउथ पोलैरिटी के। अच्छा, अगर कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है तो उस मेटल शीट के अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ना ही कोई एडी करंट बनेंगे। यानी कि अगर कोई ऐसी शीट है जिसके पास एक मैग्नेट ले जाकर केवल रख दोगे, तो वहाँ पे कोई नो एडी करंट। समझ में आ रहा है? नो एडी करंट। सो दिस दिस होल फिनोमेना इज नोन एज डायनेमिक इंडक्शन। डायनेमिक इंडक्शन मतलब क्या हुआ, इंडक्शन का मतलब होता है ईएमएफ इंड्यूस होना एज पर फैराडे लॉ। डायनेमिक का मतलब कोई ना कोई मोशन कर रहा है, या तो शीट मूव कर रही है या ये मैग्नेट कर रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो चाहे ये शीट मूव करे या फिर ये मैग्नेट मूव करे, तो देयर इज अ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो जब रिलेटिव मोशन से ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसको हम लोग कह देते हैं डायनेमिक इंडक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ दूसरी बात कर लेते हैं स्टैटिक इंडक्शन की। स्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि ना तो शीट मूव करेगी ना ही ये मैग्नेट मूव करेगी, केवल फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डायनेमिक इंडक्शन की, तो जितनी भी मशीन्स हैं जैसे कि मोटर हो गई या फिर जनरेटर हो गया, इन सब के अंदर मेनली जो होता है वो डायनेमिक इंडक्शन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीसी ले लो, सिंक्रोनस ले लो, ठीक है, जनरेटर भी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं स्टैटिक इंडक्शन, तो मेनली ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर जो होता है इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, ये सारे के सारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है E1 E2, दीज ऑल आर स्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज़ मूवेबल पार्ट नहीं होती है, पर वहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है वेरिएबल फ्लक्स की वजह से। तो वो जो ईएमएफ होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इंडक्शन। तो स्टैटिक इंडक्शन का मतलब ये नहीं है कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है पर कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है। समझ में आ रही? ना तो स्लॉट मूव कर रहा, ना कंडक्टर मूव कर रहा, ना मैग्नेट मूव कर रही। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ये हो पाता है जब एसी करंट देते हैं, यानी कि वेरिएबल फ्लक्स। तो फैराडे ने क्या कहा था? फैराडे ने कहा था फ्लक्स लिंकेज चेंज होना चाहिए। अब फ्लक्स लिंकेज प्लस कटिंग एक्शन से भी हो सकता है, मतलब मैग्नेट आगे पीछे मूव कर रही है, ठीक है, या शीट आगे पीछे मूव कर रही है, अगर इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो हो गया डायनेमिक। लेकिन अगर फ्लक्स लिंकेज हम केवल एसी करंट फ्लो करा के भी तो कर सकते हैं कि भाई देखो
AC दोगे तो जब पॉजिटिव करंट आएगी तो सारा फ्लक्स, देखो यहाँ पे फ्लक्स कम लिंक हो रहा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज हो रहा होगा, यहाँ फिर से मिनिमम हो रहा होगा, ठीक है। देन उसके बाद जब नेगेटिव साइकिल जाएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स लिंकेज हो रहा होगा शीट के साथ, फिर मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में और फिर मिनिमम, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मतलब ना तो शीट मूव करी ना कॉइल मूव करी, लेकिन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो एसी सप्लाई का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड चेंज कर लो या फिर उसका रिलेटिव मोशन कर लो, इन दोनों वजहों से हम लोग ईएमएफ इंड्यूस कराते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं विदाउट मोशन तो इट इज व्हाट वी कॉल स्टैटिक इंडक्शन। आई होप दिस डिस्कशन कंप्लीटली क्लेरिफाइज योर कॉन्सेप्ट, पूरा क्लियर कर दिया हुआ आपका, ठीक है। तो अब समझ लो, अगर मान के चलते हैं ऐसी कोई कॉइल है, तो अगर हमने एसी दी, तो अगर एसी में पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लेते हैं, मान के चलते हैं जब करंट राइज अप हो रहा है तो फ्लक्स लिंकेज, इस शीट से फ्लक्स लिंकेज बढ़ना शुरू होगा, तो फ्लक्स अगर इसके अंदर एंटर करेगा, ध्यान रखो बस इतनी सी बात याद रखनी है, अगर किसी शीट के अंदर फ्लक्स एंटर करेगा तो उसको एंट्री को रोकने के लिए नॉर्थ पोल आएगा जो कि उसे अपोज करेगा, और अगर किसी शीट के अंदर से फ्लक्स बाहर की तरफ, मतलब लिंक जो है वो बाहर की तरफ है, तो इसको रोकने के लिए इस तरीके से अपोजिट बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा साउथ, ठीक है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है। तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा और साउथ के सामने साउथ बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ फ्लक्स बाहर निकल रहा है, नॉर्थ आ गया, अपोज करने के लिए नॉर्थ आएगा। जब अब देखो फ्लक्स की डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी तो साउथ आ गया, तो साउथ के सामने साउथ आएगा। सो डेट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, इस तरीके से आपको याद रखना है कि कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा एक तरीके का मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया कि किस तरीके से काम कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। नाउ अगर हम लोग एसी सप्लाई देते हैं केवल तभी हमें वेरिएबल फ्लक्स मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वेरिएबल फ्लक्स, क्योंकि स्टैटिक इंडक्शन हो रहा है वेरिएबल फ्लक्स की वजह से। अगर इस वेरिएबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि अगर एक कांस्टेंट फ्लक्स दे दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में एडी करंट, मतलब ये जो बन रहा है, जो ईएमएफ इंडक्शन हो रहा है वो जीरो इंड्यूस होगा, क्योंकि अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी ये कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जब डीसी सप्लाई की बात करते हैं। तो इसीलिए डीसी सप्लाई जब भी दे दोगे तो डीसी सप्लाई देने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स जो निकल रहा है वो कांस्टेंट निकलता रहेगा, ठीक है। तो जब फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब डी फाई बाई डी टी यानी कि वेरिएबल फ्लक्स, अब वेरिएबल फ्लक्स तो है नहीं, वेरिएबिलिटी जीरो है, तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो ईएमएफ अगर इंड्यूस होने वाला जीरो हो गया तो करंट भी जीरो होगा। तो इसलिए एडी करंट जो होते हैं वो डीसी सप्लाई के साथ नहीं बनेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गई क्योंकि बात, ठीक है। तो यही एक वजह है, अभी आगे चल के बताऊंगा, जिसकी वजह से स्किन इफेक्ट जो होता है वो डीसी के केस में देखने को नहीं मिलता है। ओके, अब देखते हैं, चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जरा समझ में आता है आपको, एडी करंट समझ में आ गया कैसे बनेंगे, आपको ये समझ में आ गया स्टैटिक और डायनेमिक इंडक्शन क्या होता है। अब देखते हैं कैसे समझते हैं। तो मान के चलते हैं मेरे पास ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर पूरे यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रहा है। अब इस पूरे यूनिफॉर्मली करंट में से हम लोग सेंटर लाइन को पकड़ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो सेंटर लाइन वाले करंट को पकड़ लो, यानी कि करंट जो है वो ओनली सेंटर करंट हमने लिया है। अब अगर इस करंट को ध्यान से देखो तो देखो एक बात समझो, ये जो करंट है ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, ध्यान रखना, सॉरी मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगा देते हैं, मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगा दे मैक्सवेल का, जो कि बताता है कि अगर थंब जो होगा वो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट है तो फिंगर जो होंगी वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर इसको लगा के देखोगे अपना राइट हैंड रूल, तो यहाँ पे हमें ये डायरेक्शन मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि ये जो करंट फ्लो कर रहे हैं ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर बना रहे होंगे ना। एक काम करते हैं, यहाँ बीच में से इस कंडक्टर को काट देते हैं। अगर बीच में से काटोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। हमने बीच में से कंडक्टर को काट दिया है। नाउ दिस इज द कंडक्टर सरफेस, ये हो गई तुम्हारी कंडक्टर सरफेस हो गई, ठीक, ये हो गया सेंटर करंट। नाउ अब बड़े ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से फ्लक्स इस पर्टिकुलर सरफेस से फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है और इस पर्टिकुलर सरफेस में एंटर कर रहा है फ्लक्स, ऐसा ही तो है, समझ में आ रही बात ये। यानी कि अगर यहाँ से देखोगे तो फ्लक्स की लाइंस बाहर निकल रही हैं और यहाँ पे देखोगे तो फ्लक्स लाइंस एंटर कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर सरफेस है ये बिल्कुल एक शीट की तरह काम करेगा, जैसा हमने पीछे देखा था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब क्या है, जब करंट की फ्लक्स लाइंस जो होंगी एंटर कर रही होंगी, तो ऐसे केस में अब ये है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, एसी। एसी का मतलब इंडक्शन होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एसी करंट, केवल एसी की बात कर रहा हूँ मैं। एसी का मतलब ये जो फ्लक्स है, दिस फ्लक्स इज वेरिएबल फ्लक्स, बहुत ध्यान से समझते रहना, वेरिएबल फ्लक्स, मेरे साथ रहना, इधर उधर मत भटक जाना, ध्यान से समझ लो, कोई भी चीज़ कर रहे हो रोक दो से, सुन लो ध्यान से।
ठीक है। तो एसी करंट फ्लो कर रहा होगा, इस एसी की वजह से बनने वाला फ्लक्स भी वेरिएबल होगा जब करंट वेरिएबल है। तो क्योंकि वेरिएबल फ्लक्स है, अब वेरिएबल फ्लक्स अगर शीट के अंदर एंटर करेगा तो ये शीट अपने कॉज को अपोज करेगी, तो ये क्या करेगी, अपोजिट करने के लिए नीचे बना देगी इस तरीके का फ्लक्स, यानी कि नॉर्थ पोल का एडी करंट इंड्यूस करेगी। और यहाँ पे फ्लक्स क्योंकि बाहर निकल रहा है तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे अपोजिट बनाएगी, तो यहाँ पे बनाएगी साउथ पोल का एडी करंट। यानी कि हम अगर बात करें तो जहाँ से फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है वहाँ बनेगा साउथ पोलैरिटी का एडी करंट। दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एडी करंट, जो कि कंडक्टर सरफेस पे बनेंगे। तो यहाँ जहाँ से फ्लक्स बाहर निकल रहा है वहाँ बनेगा साउथ पोलैरिटी का एडी करंट, और जहाँ पे फ्लक्स एंटर कर रहा है उसको अपने कॉज को अपोज करने के लिए वहाँ बनेगा नॉर्थ पोलैरिटी का एडी करंट। समझ में आ रही बात ये? तो यहाँ पे क्योंकि फ्लक्स एंटर कर रहा था तो इस एंट्री को रोकने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स बनाना पड़ेगा, यानी कि बाहर निकलता हुआ। तो दिस वन ओनली फॉर्म्स बाई नॉर्थ पोल। और यहाँ पे फ्लक्स बाहर जा रहा है तो उसे बाहर जाने से रोकने के लिए यहाँ हम क्या बनाएंगे, साउथ पोलैरिटी का जस्ट अपोजिट। समझ में आया? तो मैंने बताया भी था, ध्यान रखना है, शीट में अगर फ्लक्स इस तरीके से बाहर जा रहा है तो यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी वो अंदर वाली होगी, और अगर शीट में फ्लक्स जो है वो एंटर कर रहा है बाहर से तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर जाता होगा। दिस वन जस्ट अपोजिट, जो भी है उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि जो फ्लक्स लिंकेज है शीट के साथ उसके जस्ट अपोजिट फ्लक्स लिंकेज का हमें वहाँ पे एडी करंट बनाना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमने देखा कि अगर हम सेंटर लाइन के करंट को देखें और कंडक्टर को बीच में से काटें तो हमने देखा कि जो फ्लक्स लिंकेज है, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज वेरिएबल है तो उसकी वजह से एडी करंट पिक्चर में आ जाएंगे कंडक्टर की सरफेस पे। नाउ अगर हम बात करते हैं कि कंडक्टर की सरफेस पे एडी करंट आ गए, अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाऊं, टिल्ट वर्जन में यानी खड़ा करके दिखा देते हैं, तो देखो यहाँ पे ऐसा दिखेगा। अब बड़े ध्यान से देख के बताना, ये है तुम्हारा जो सेंटर में करंट बाहर की तरफ जा रहा है। नाउ ये दो एडी करंट आ गए, ये लेफ्ट साइड का एडी करंट है और ये राइट साइड का एडी करंट है। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन देखो एडी करंट का, ये एडी करंट की साइड और ये वाली साइड दोनों की दोनों अपोज कर रही हैं, अपोज कर रही हैं मेन करंट को, मेन करंट को, सेंटर करंट को अपोज कर रही हैं। और ये वाली जो साइड है ये क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं करंट के फ्लो को। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यानी कि क्या हो रहा है, एजिस पे, ये साइड कहाँ है, एजिस पे, किनारों पे है, तो स्किन की तरफ या एजिस की तरफ तो हमें सपोर्ट मिल रहा है और सेंटर की तरफ भारी मात्रा में अपोज मिल रहा है एडी करंट का। तो यहाँ से एक बात पता चल गई कि जो एडी करंट जो बनेंगे बिकॉज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज इन द कंडक्टर सरफेस, वो सेंटर में तो मैक्सिमम अपोजिशन ऑफर करेंगे एडी करंट्स, ठीक है, और एजेस जो हैं किनारे, इनके ऊपर मैक्सिमम सपोर्ट हमें मिलेगा एट द आउटर एजेस। तो एजेस पे तो भैया मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए क्या होता है, इसी वजह से डेट इज द प्राइम रीजन जिसकी वजह से क्या होता है, जो करंट, जब करंट देखो, करंट हमेशा लीस्ट अपोजिशन पाथ लेगी, यानी कि जिस पे सबसे कम अपोजिशन होगा वो रास्ते से फ्लो करेगी। तो सबसे कम अपोजिशन कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ, बल्कि सपोर्ट है बाहर की तरफ। तो सारा का सारा करंट जो सेंटर में यूनिफॉर्मली फ्लो होना चाहिए था वो अपने आप को एजेस की तरफ शिफ्ट कर लेगा, देख रहे हो यहाँ पे। और सेंटर पे क्या होगा, मिनिमम करंट डेंसिटी मिलेगी सेंटर पे। सो डेट इज द प्रिसाइज रीजन जिसकी वजह से स्किन इफेक्ट होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैक्सिमम करंट जो होगा वो आउटर स्किन पे फ्लो करेगा एजेस की तरफ, और मिनिमम करंट जो होगा वो सेंटर पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मेजर कॉज है जिसकी वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड एडी करंट है, मतलब अपने ही करंट से, अपने करंट से बनने वाले जो एडी करंट्स हैं उनकी वजह से हमें ये स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया? नाउ अब ये इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, साथ ही साथ स्किन डेप्थ क्या होता है इन सब के ऊपर, यानी कि स्किन डेप्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कि मतलब एक बात बताओ, ये करंट हमने कहा कि सर किनारे पे फ्लो करेगा, आपने समझा दिया, पर क्या ये करंट बिल्कुल किनारे फ्लो करेगा या कुछ हद तक अंदर भी पेनिट्रेट करेगा, इन सब की जानकारी देता है स्किन डेप्थ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्किन डेप्थ। ठीक है, तो ये स्किन डेप्थ क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अगर इसकी लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस ईयर लेक्चर्स तैयार करने हैं या एमसीक्यू, तो यूथ पब्लिकेशन की भी सीरीज चल रही है जिसमें यूथ पब्लिकेशन के जो जेई और एई की बुक्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर पेपर को लगा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 60 रुपये मैंने कॉस्ट रखी जिससे कि हर स्टूडेंट ज्वाइन कर सके। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्किन डेप्थ और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।